सभी को नमस्कार। स्वदेव भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और थंबनेल देख करके आपको पता लग ही गया होगा कि जो आज हमारा सेशन रहेगा वो RSSMB बोर्ड द्वारा जो अभी टीचिंग एसोसिएट की जो भर्ती निकाली है उस भर्ती को लेकर के रहेगा। और इस भर्ती में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो विद्यार्थी को पता होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी बार बार मैसेज कॉल कर रहे थे कि सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो सोचा एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं ताकि इस सेशन के माध्यम से ही जो भर्ती में हमारी टीम की ओर से जो विद्यार्थियों को जानकारी देनी है वो आपको पता लग जाएगी। तो आराम से पूरा सेशन सुनना ताकि इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से सेशन में मिल जाएगी। वैसे तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो 136-37 पेज का है, लेकिन सारे पॉइंट नहीं, जो मुख्य पॉइंट है और बच्चों को पता होना चाहिए उन पॉइंटों पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सारे इसमें चाहे कितने पद है, कौन से विषय में है, और उसके अलावा क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी योग्यताएं हैं, किस हिसाब से इसकी परीक्षाएं आयोजित होगी, कब होगी और इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, वो सारी की सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये भर्ती कैसे आई। राजस्थान में 2019 के बाद में जो हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो कॉलेजें खोली गई थी वो राजशेष सोसाइटी के अधीन खोली गई थी, ठीक है। किसके अधीन खोली गई थी? राजशेष सोसाइटी के अधीन। इसीलिए इन कॉलेजों को जो है वो राजशेष अधीन सोसाइटी के अधीन ही रखा गया है। और राजशेष जो कॉलेजें हैं वो अभी 8% में कितनी है? 376 है। तो कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जो ये पद आए हैं 3540 जो पद आए हैं, क्या इनमें बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, किस हिसाब से हो सकती है? तो देखो, जब ये 376 कॉलेजें खुली थी तो इनमें टीचिंग के 5200 लगभग 92 पद है वो स्वीकृत हुए थी, ठीक है ना। और इनमें से अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है वो सिर्फ 3540 पदों पर आई है। तो उम्मीद तो यही है कि अगर ये भर्ती सही ढंग से व्यवस्थित होती है तो सरकार रिजल्ट से पहले पदों में बढ़ोतरी है वो कर सकती है। वो आपको पता ही है, पिछली बार जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स में चेंज करा था वो 100% तक बढ़ा सकती है। तो इसमें उम्मीद है कि हमारे को अगर गवर्नमेंट चाहे तो पद बढ़ भी सकते हैं। और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में कहा भी था पदों की वृद्धि और कमी है वो इस एडवर्टाइजमेंट के अधीन रहेगी ये बातें, ठीक है ना। तो ये मेन बातें थी कि कितनी कॉलेजें हैं और कितने पद स्वीकृत हुए हैं और भर्ती कितने पदों पर निकाली है, ठीक है ना। अब हम सीधे ही एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या जिक्र किया गया है इनका। तो देखो आप, अगर हम इसका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ये देखो, जब हम राजशेष की बात कर रहे थे ना तो इसमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है राजशेष राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अधीन एक टीचिंग एसोसिएट, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो नाम दिया हुआ है ना उसी को ही उन्होंने संविदा भर्ती में क्या नाम दे दिया? टीचिंग एसोसिएट नाम दे दिया। और ये भर्ती रहेगी वो संविदा पर आधारित रहेगी। अब इसमें अगर हम पदों का जिक्र करें कि कौन से विषय में कितने पद है, तो विषयवार इसमें उन्होंने डाल रखा है। तो हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इसमें वैसे सारे पद दिख रखे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे भूगोल से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं तो भूगोल विषय पे ज़रूर यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो भूगोल के पद है सब्जेक्ट में वो 365 पद है, ठीक है। और जो 376 कॉलेजें हैं उनमें करीब सब जगह ही भूगोल सब्जेक्ट है, कहीं एक पद स्वीकृत हुआ था, कहीं 2 पद स्वीकृत हुए थे। तो इस प्रकार भूगोल वाले विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि इसमें कितने पद है, टोटल 365 है। और ये जो भर्ती रहेगी वो कौन से अधीन, इसमें राजशेष का जो नियम है कौन से नियम के तहत रहेगी? राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 के अंतर्गत रहेगी। क्योंकि इसमें जो इसकी सेवा शर्तें हैं, राजशेष कॉलेजों में काम करने वाली विज्ञप्ति की जो सेवा शर्तें हैं वो इस अधिनियम में उन चीज़ों का उल्लेख किया हुआ है। कितने साल तक इनको सेवाएं देनी है, कितना इनका वेतन रखना है, किस हिसाब से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है, ये सारी की सारी बातें इस राजशेष हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स में उल्लेखित है। तो आपको पता होना चाहिए, जब समय मिले कहीं मिले तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना आप, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाओ
चलो ये तो पदों की बात होगी, कौन से सब्जेक्ट में कितने पद है। उसके बाद में जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि कार्यकाल कितना रहेगा, तो इसमें देखो राष्ट्रीय हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 नियमों के अंतर्गत सर्चित पदों में जो प्रथम सुविधा पद दिए जाएगी वो अधिकतम 5 साल के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं और उसका मूल्यांकन होगा उस टीचर का कि उसने किस हिसाब से कार्य किया है, और अगर संतुष्ट होते हैं मूल्यांकन के उपरांत संतुष्ट होते हैं तो संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में कितने साल तक, 3 साल तक है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि सर आगे इनका कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो अधिकतम तो कितना है, 5 साल है, 5 वर्ष है, लेकिन अगर संतुष्ट होते हैं तो फिर 3 साल तक और इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, निर्णय ले सकती है। ये स्पष्ट किया जाता है कि संविदा नियुक्ति को उस तिथि के पश्चात नहीं बढ़ाया जाएगा, और जिस तिथि को संविदा नियुक्ति व्यक्ति की अगर 60 वर्ष पहले हो जाती है तो उसका कार्यकाल पूर्ण माना जाएगा। इसके लिए इसका कोई प्रत्यक्ष आदेश से जारी नहीं किया जाएगा। तो कार्यकाल की जो बात हो रही थी ना, वो 5 + 3 अधिकतम 8 साल कर लो, उसके बाद में वो नहीं बढ़ाएंगी। और फिर देखो अगर नियमों में संशोधन होता है आगे तो भविष्य किसने देखा है किस हिसाब से क्या हो जाए, लेकिन अभी तक जो विज्ञप्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो 5 साल + 3 साल यानी अधिकतम इनका 8 साल कार्यकाल रहेगा। और जो पदों की बात करे थे ना, स्वर्ग में पदों को बढ़ाना, घटाना या निरस्त करना, प्रत्याहरित यानी वापस लेना, ये सारा का सारा इस विज्ञप्ति में इन्होंने उल्लेख कर दिया है। क्योंकि स्टूडेंट कोर्ट वगैरह में जा रहे थे तो हो सकता है अगर कोर्ट अगर रोक लगा दे भर्ती पर तो वापस विज्ञप्ति है वो प्रत्याहरित भी हो सकती है। ठीक है ना, इसमें उन्होंने उल्लेख कर दिया है। बाकी जो बेसिक बातें हैं वो आप ऑनलाइन इसमें पढ़ ही लोगे। मेन तो ये बातें थी जिनका आपको ध्यान में रखना है और पता भी होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, और पहले उसमें OTR करवा लेना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में फॉर्म फिल कर देना। ठीक है ना, तो कई जो सीधा अगर फॉर्म फिल कर रहे थे ना उससे पहले OTR करवा लो, क्योंकि कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं, तो OTR होने के बाद में नहीं मांगेगी वो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल OTR की बेसिक जानकारी है, ये इसमें वेबसाइट दे रखी है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो सीधा सीधा इसमें कर देना आप ऑनलाइन। SSO ID पे एप्लीकेशन के माध्यम से भरी जाएगी। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहे थे सर कई बार प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, तो वैसे तो हमने इस पर एक सेशन ले लिया था पूरा का पूरा, उस सेशन में हमने बता दिया था कि किस हिसाब से अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको आपको डील करना है। फॉर्म भरने में जो भी समस्याएं आ रही है उस पर हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन उसके बाद में अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो यहाँ जो हेल्प डेस्क, एक तो ये मेल ID दे रखी है और एक ही ये मेल ID, एक तो 2 तो मेल ID दे रखी है उन्होंने, उसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में डाल रखे हैं, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके या मेल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी अगर कार्यालय में उपस्थित हुई अपनी परीक्षा से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के द्वारा अगर मेल भिजवाना है तो वो आप इसके माध्यम से ऑनलाइन भिजवा सकते हो। ठीक है, तो कई बार क्या स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट पढ़ते नहीं, समस्या आती है तो फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ कॉन्टैक्ट करें, तो इसमें विज्ञप्ति में डाल रखी है सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये आपको बताना ज़रूरी था कि इसमें आप अपनी समस्या यहाँ इनके साथ में डिस्कस करके समस्या का समाधान कर सकते हो। उसके बाद में देखो एक बार ये पंजीकरण वो तो OTR मैंने बता ही दिया था, और फीस का अगर हम डिस्कस करें तो जो जनरल वाले और OBC जो क्रीमिलियर है उनके लिए तो ये फीस है वो कितनी रहेगी, 600 रुपये रहेगी। बाकी जो SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 400, और बाकी समस्त दिव्यांग है उनके लिए भी 400। तो न्यूनतम 400 है और अधिकतम जनरल वालों और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 600 है। ठीक है, ये इनकी फॉर्म फीस शुल्क रहेगी। उसके बाद में ये नोट डाल करके उन्होंने प्रोसेसिंग बताई रखी है। उसके बाद में अगर हम बात करें टीचिंग एसोसिएट पर, अगर पदों के वर्गीकरण की बात करें हम, तो ये सारे सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, तो इनको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि किसको किस हिसाब से कितने कितने पद है वो दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसमें
आरक्षण को लेकर के, तो आरक्षण का भी उन्होंने हॉरिजॉन्टल जो प्रपोजल ले रखा है उसी के अकॉर्डिंग जो बाकी की वैकेंसी हो रही है ना, उसी हिसाब से इस वैकेंसी को वो कंप्लीट करवाएंगी। तो इनको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो, इनमें कोई ज़्यादा बताने वाली आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से। इसके अलावा इनका वेतनमान जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रति माह कितना दिया जाएगा, तो ये देखो साफ साफ विज्ञप्ति में क्लियर कर रखा है, 28,850 रुपये उनको दिए जाएंगे पर मंथ के हिसाब से। और अब आगे पूछ रहे थे सर इसमें टीएडीए लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन अभी तक उन्होंने फिक्स लिख रखा है ये शब्द। ठीक, फिक्स का मतलब होता है फिक्स ही, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये आपको पर मंथ, इसमें अगर सेवा देते हो आप तो इतना वेतन आपको पर मंथली मिलेगा। तो वेतन का हो गया, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज बता रखे कि इन सबको मिलेगा इतना इतना। बाकी जो मेन जो रूल है मैंने बता दिया था, राष्ट्रीय हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 के अंतर्गत सारी शर्तें, इनका वेतन, इनकी कितनी नौकरी होगी, सारी की सारी बातें बता रखी है। एक जो इनकी टीचिंग एसोसिएट की जो क्वालिफिकेशन थी, इसको लेकर के बड़ा ही कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। तो अगर सरल शब्दों में देखें तो हम जो इनकी विंग है, चाहे उसमें आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज वाले हो, जर्नलिज्म हो, मास कम्युनिकेशन, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि मास्टर डिग्री, इसके लिए जो अगर योग्यता की अगर सरल शब्दों में अगर हम बात करें योग्यता में, तो एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और मास्टर डिग्री भी कितने प्रतिशत के साथ में, 55% के साथ में होनी चाहिए। लेकिन इसमें उन्होंने 55% में छूट दी है। एक तो शेड्यूल कास्ट यानी एससी, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी, और मोर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, और बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रिमिलियर है ना, एक तो एमबीसी, मोर बैकवर्ड क्लास यानी एमबीसी को, और एक बीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें नॉन क्रिमिलियर वालों को इसमें जनरल में शामिल किया है, लेकिन नॉन क्रिमिलियर वालों को इसमें 55% में उन्होंने 5% की छूट दी है। तो 5% यानी 50% तक के अगर किसी के पास में मास्टर डिग्री में है तो वो ये एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी वाला एलिजिबल माना जाएगा। वैसे तो उन्होंने 55 दे रखी है, लेकिन फिर भी 5% की छूट उन्होंने इनको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट दे रखी है। उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मास्टर प्लस नेट, या फिर कह दो इसको स्लेट, या फिर कह दो इसको सेट, या फिर इसको कह दो CSIR नेट। अगर ये आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यानी मास्टर का मतलब हो गया MA, MSc, MCOM, वो सारी की सारी मास्टर डिग्री में आती है। तो मास्टर डिग्री प्लस नेट, या फिर स्लेट, या फिर सेट, या फिर CSIR नेट, इनमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप एलिजिबल इसमें माने जाओगे। कई बार क्या, कल स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, सर इसमें नेट तो मैंने भर दिया है लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी का नाम मैंने MA वाली का लिख दिया। ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको कौन सी संस्था या इंस्टीट्यूट ये करवा रहा है, नेट जैसे अभी अगर NTA करवा रहा है तो UGC लिख दो इसमें, UGC NTA, ठीक है ना। और सेट करवा रहा है, अगर राजस्थान गवर्नमेंट करवा रही है कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, ठीक है ना। तो इसका भी थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखोगे। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मास्टर तो है लेकिन ये डिग्रियां अभी नहीं है, तो फिर कौन एलिजिबल होगा, इसमें PhD वाला भी एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन कौन सी कंडीशन में, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए PhD वाले की, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो उनकी जो PhD है, UGC का जो रेगुलेशन एक्ट 2009 और 2016 है, उस एक्ट के तहत उनकी PhD डिग्री होनी चाहिए। और डीन या रजिस्ट्रार उसका एक सर्टिफिकेट देगा तभी वो मान्य होगी। अब इस रूल रेगुलेशन में क्या बातें लिखी गई है, ठीक है ना, तो वो भी हमारे को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अगर इन रूल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो आप साफ साफ क्लियर उन्होंने इसका कर रखा है कि PhD कौन सी मान्य होगी, PhD डिग्री कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड, यानी एक तो नियमित मोड पर होनी चाहिए, और उसके साथ में ही उसका वाइवा है वो किसी
टू जो थीसिस है ना वो इवेल्युएटेड होनी चाहिए लिस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा, यानी दो कोई बाहरी है, क्योंकि जो भी पीएचडी जाती है वो दो जनों के पास जाती है चेक होने के लिए, तो इवेल्युएटेड होनी चाहिए वो दो एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ में ही। और उसके साथ में, क्योंकि ये सर्टिफिकेट वो बना करके देगा डीन या रजिस्ट्रार जो भी है, और उसका ओपन पीएचडी वाइवा होना चाहिए। उसके साथ ही उसके दो पेपर है, द कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर पीएचडी वर्क से रिलेटेड होने चाहिए, और उसमें से भी एक रेफरेड जर्नल होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी केयर, यूजीसी लिस्टेड, रेफरेड जर्नल ये जर्नल होते हैं, तो उसमें से 2 है तो एक रेफरेड जर्नल भी होना चाहिए। और उसके साथ में ये तो क्या होने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए, और 2 प्रेजेंट होने चाहिए, 2 पेपर बेस्ट ऑन पीएचडी वर्क कॉन्फ्रेंस सेमिनार या यूजीसी जो भी है वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें देखो अगर हम मुख्य बात करें पीएचडी कौन सी मान्य होगी, ऐसे नहीं कि हमने कहीं से डिग्री ले ली और वो मान्य हो गए, नहीं, उसका एक तो रेगुलर नियमित मोड होना चाहिए, अपनी जो पीएचडी है वो 2 प्रोफेसर्स के पास चेक होने के लिए जानी चाहिए, उसके साथ में ही जो 2 पेपर है हमारे वो भी रिसर्च पेपर, उसमें से एक रेफरल जर्नल होना चाहिए, और उसके साथ में ही 2 आपके पास पेपर प्रेजेंट के सर्टिफिकेट होने चाहिए। और ये बातें कौन करेगा, या तो रजिस्ट्रार या फिर डीन जो एकेडमिक सेशन देखता है वो आपको एक सर्टिफिकेट फुल फिल जैसे शपथ पत्र या सर्टिफिकेट बना करके देगा कि हाँ ये पीएचडी मान्य है, और ये पीएचडी 2009 और 2016 नियमों के अधीन है तो ही मान्य होगी। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास या तो मास्टर डिग्री है 55% के साथ में और कुछ छूट है, प्लस आपके पास यूजीसी से नेट या फिर सेट या फिर स्लेट या फिर CSIR नेट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ये इनमें से कोई एक, ठीक है ना। अगर ये चारों नहीं है आपके पास तो फिर आप कहाँ पर, मास्टर प्लस पीएचडी वाला, लेकिन पीएचडी की कंडीशन नहीं, ये पूरी फिल कर रही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो या तो इसमें सीधे शब्दों में देखें, आपके पास MA MSc MCOM प्लस नेट सेट स्लेट CSIR नेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर यानी MA MSc MCOM प्लस PhD होनी चाहिए, तो भी आप मान्य। अब इसमें जो एक उन्होंने डाल रखा है, क्योंकि अभी कह रहे थे कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा और जून वाला जो नेट का एग्ज़ाम लग रहा है, तो इसमें इन्होंने अब की बार ये कर दिया कि जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, कौन से स्टूडेंट, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भी इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कौन सी कंडीशन में हम अपीयरिंग मानेंगे, वो मैंने फॉर्म भरने वाला जो समस्याएं थी उस वीडियो में जिक्र कर रखा, लेकिन यहाँ पर छोटा सा और बता देता हूँ। अपीयरिंग का मतलब हो जाता है अंतिम वर्ष में आपने प्रवेश ले लिया हो या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड हो, रिजल्ट अवेटेड, या तो आपने अंतिम वर्ष में प्रवेश ले लिया हो या फिर प्रवेश लेने के बाद में परीक्षा दे दी हो, रिजल्ट आना बाकी हो, तब आप इसमें अपीयरिंग में माने जाओगे। अदरवाइज आपने अगर MA प्रवेश में एडमिशन ले रखा है तो आप अपीयरिंग में काउंटर नहीं होगा, क्योंकि उसको करने में 2 साल लग जाएंगे, इस भर्ती इतनी लंबी नहीं चलने वाली, ठीक है ना। अब अपीयरिंग वाला क्या करेगा, फॉर्म भरते समय या तो उसमें अपीयरिंग शब्द है उस पर क्लिक कर देगा जिन्होंने प्रवेश लिया है, तो अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो रिजल्ट अवेटेड वाले पे क्लिक कर देगा और फॉर्म फिल कर देगा। लेकिन वहाँ पर फिर वो मांगते हैं कि नेट का सर्टिफिकेट लगाओ, MA का सर्टिफिकेट लगाओ, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप अंतिम वर्ष में जो आपने एडमिशन लिया था ना MA वाला, या तो वो फॉर्म लगा दो, ठीक है। और अगर आपने MA कंप्लीट कर रखी है, नेट नहीं है, तो नेट का जो फॉर्म लगाया है आपकी बार वाला वो आप फॉर्म लगा दो, वहाँ पर सर्टिफिकेट की जगह वो सबमिट कर दो, तब आप अपीयरिंग में काउंट हो जाओगे और आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा, ठीक है ना। तो ये समस्या आ रही थी ना फॉर्म भरने में, नेट है नहीं, कई बार क्या होता है, ई मित्र वाला कह देता है कि सर
आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसमें नेट मांग रहा है, ऐसा नहीं है। अपीयरिंग वाले को मौका दिया, एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए इसको पूरा क्लियर कर लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं रही ये चीज़ तो हमारी हेल्प का लाइन नंबर दे रखे हैं, RSSMB बोर्ड के भी बता दिए हैं, हमारी टीम के भी है, वहाँ पर कांटेक्ट करके आप अपनी जो भी समस्या संघ का समाधान है वो हमारे से डिस्कस करके कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटा जो यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे आपके समझ में आ जाना चाहिए। आप ई मित्र वाले के पास ऐसे कहने से दौड़ करके वापस मत आओ कि फॉर्म नहीं भरा जाएगा, बैठो उनके पास में बताओ उसको इस हिसाब से फॉर्म भरा जाएगा। ई मित्र वाला कोई भगवान थोड़ी है, उसको भी तो वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता, अगर होता है तो भी वो कैसे होता है आप लोगों को पता ही है। तो वैसे नॉलेज वाली बात मत माना करो कि मित्र वाले ने कह दिया तो पूरा काम वो सही बता रहा है, उसको बता करके समझा करके भी आप अपना फॉर्म है वो फिल करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी इसमें मेन जो डिग्रियों की। और इसमें एक अगर कोई अदर कंट्री से अगर PhD करके आता है, ठीक है ना, तो वो कौन सी कंडीशन में मान्य होगी? वो होगी जो कोई यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आती है ना, उस रैंकिंग में 500 में उसकी रैंक आनी चाहिए, ठीक है। और एक QS सिस्टम से वो उसमें होना चाहिए, फॉलो किया होना चाहिए। और एक टाइम्स हायर एजुकेशन का उसने फॉलो किया होना चाहिए। और रैंकिंग वाला मैंने बता दिया। तो ये अगर तीन चीज़ अगर वो अदर कंट्री वाले अगर PhD करके आते हैं, इसके अकॉर्डिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो वो उसमें मान्य रह जाएगा। तो ये तो हो गई न्यूनतम इसकी योग्यताएं। हिंदी का सबको पता है, ये सामान्य ज्ञान मांगते हैं वो, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ हो गई। बाकी अगर इसमें देखो कोई अगर बात है स्वास्थ्य परीक्षा की तिथि, ये देखो आप, इस भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाली या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि तक आपको कंप्लीट करनी है। अगर आप कंप्लीट करते हो तो ही प्रारंभिक शिक्षा के बाद में शैक्षणिक योग्यता आपकी अर्जित मानी जाएगी। अगर उसकी परीक्षा की तिथि से पहले करते हो तो, अगर बाद में करते हो तो आपको पात्र इसमें नहीं माना जाएगा। तभी मैं कह रहा था अंतिम वर्ष वाला ही अपीयरिंग में काउंट होता है। और वो भी कब एलिजिबल माना जाएगा? जब परीक्षा की तिथि से पहले तक वो अपनी डिग्री रिजल्ट उसका आ जाएगा। अब कुछ कह रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट कहीं सुन लेते हैं उसके बाद में कहते हैं सर आप तो इस हिसाब से बता रहे हो, वो लोग इस हिसाब से बता रहे हैं। तो इसमें एक CSIR वाला पेज फंस रहा है, क्योंकि CSIR का अभी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लिया नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो सेट वाले थे, ठीक है ना, ये दोनों अभी 1-2 महीने के अंतर्गत ही इनका एडवर्टाइजमेंट या फॉर्म भरे जाने की संभावना है। तो ये वाले विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इनके पास क्योंकि फॉर्म तो मिलेगा नहीं, तो वो एक शपथ पत्र लेकर के उस जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वहाँ पर ये शपथ पत्र खुद का डिक्लेरेशन दे करके शपथ पत्र में, और वो वहाँ पर ये कर सकते हैं और इसका हवाला दे सकते हैं कि परीक्षा से पहले तक हम हमारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे, और अगर हम योग्य होते हैं तो पात्र माना जाए, अगर अयोग्य होते हैं तो हमारे को अपात्र माना जाए, ऐसा करके सर्टिफिकेट बना देना और वो वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो इन सेट वाला जिनका MA कंप्लीट हो सकता है या जिन्होंने नेट का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो इसके शपथ पत्र के आधार पर भी फॉर्म है वो लगा सकते हैं। तो आप देख लेना, लगा देना उसमें। उसके बाद में मेन बातें हैं ये आयु की अगर हम बात करें तो इसमें आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अब 40 वर्ष में भी कहाँ कहाँ छूट दी गई है? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से यानी EWS वाला, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य महिला है उनको 5% छूट दी गई है। बाकी जो इस कास्ट की जो महिलाएं हैं उनको कितनी छूट गई है? 10 साल की। तो ये वाले तो 40 साल तक प्लस छूट वाले 45 साल तक प्लस 10 साल की छूट वाले 50 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम कितनी मांगी गई है? 21 से पहले ये फॉर्म नहीं लगा सकते हो आप। आयु गणना वर्ष भी दे रखा होगा कि इस वर्ष से आपको माने जानी है, ठीक है ना। तो इस बात का थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखोगे आप। और कोई है नहीं इसमें, जो रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं वो वैसे ही है जो अदर के हैं। OTR सिस्टम मैंने बता दिया है आपका। और ये जो एग्ज़ाम होगी ना आपकी,
वो इसमें तो इन्होंने 3 माह दे रखे हैं परीक्षा तिथि का, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, लेकिन यहाँ तक इसकी संभावना होने की आवश्यक पूरी है कि अक्टूबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। और एग्ज़ाम भी किस आधारित रहेगा, सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, यानी ऑनलाइन रहेगा। कंप्यूटर पे आपको परीक्षा देनी है तो वो भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, ऑनलाइन वाला सिस्टम से। और जो बच्चे पूछ रहे थे ना कब इसकी परीक्षा होगी, तो अभी तक तो हाल फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है वो अक्टूबर 2026 का ही बन रहा है इसमें। उसके बाद में अगर हम देखें, बाकी तो बेसिक बातें हैं, जो कितनी संतानें क्या होनी चाहिए, कौन एलिजिबल है, ये तो नॉर्मल आप पढ़ोगे। इस पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी था। परीक्षा पैटर्न पे देखो, अगर हम परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे आपका, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और सेकंड का जो सिलेबस मैंने देखा था ज्योग्राफी का, अमूमन वही सिलेबस है जो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस डाल रखा है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, जिनका नेट हो रखा था और उसका अगर स्कोर वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, बीएड नहीं कर रखा था, उनके लिए तो ये मान लो चाहे संविदा पे आई हो, क्योंकि अभी नियमित तो सरकार करेगी तब करेगी या आएगी तब आएगी, लेकिन अभी तक तो हाल फिलहाल उनके पास अपना सब्जेक्ट जीवित रखने के लिए और अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ने के लिए एक अच्छा मौका है। तो अक्टूबर तक कंटिन्यू लगे रहो। पहले पेपर में 60 क्वेश्चन रहेंगे और 75 मार्क्स के रहेंगे, उनमें 1 घंटा मिलेगा। दूसरे पेपर में 120 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी रिटर्न बेस ये पूरी की पूरी भर्ती रहेगी। इसमें इंटरव्यू का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका किस हिसाब का रहेगा, रिटर्न बेस रहेगा, ठीक है ना। बाकी और जो नोट लगा करके उन्होंने डाल रखी है, इस पर अगर हम डिस्कस करना चाहिए तो पेपर पैटर्न हो गया ना। बच्चे पूछ रहे थे सर पेपर पैटर्न क्या रहेगा इसका। जीके के 60 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 3 घंटे का समय दे करके आपको एक पेपर में ए और बी पार्ट करके ये पेपर करवा लेंगे। अगर ऐसे नहीं करवाते हैं वो, तो फिर इसमें पहले एक पेपर 1 घंटे में करवा लेंगे, दूसरा 2 घंटे में करवा लेंगे, ठीक है ना। वो तो आने वाले समय में थोड़ा पता लगेगा कि किस हिसाब से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन मेन जो पेपर पैटर्न है ना वो आपका यही रहेगा और 375 में से आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसमें जो पूछ रहे थे स्टूडेंट भूगोल वाले, तो इसमें देखो मैं उनको अगर छोटा सा एडवाइस दूं अभी, तो जर्नल स्टडी के लिए मैं अलग से एक बार पेपर पे डिस्कस कर लूँगा, लेकिन अगर मोटा मोटा, क्योंकि पेपर पैटर्न और इसकी कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं अलग वीडियो ले लूँगा, लेकिन अभी मोटा मोटा बताऊँ तो हमने जो हमारी टीम ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, 85 टेस्ट करवाई थी हमने उसमें। तो अगर कोई इस सिलेबस को अगर कम समय में पढ़ना चाहता है, 100 क्वेश्चन अगर अच्छे से करना चाहता है, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आराम से उसका पूरा का पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा। जब आरपीएससी का असिस्टेंट पेपर अगर सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं हम, तो आरएसएसएमबी बोर्ड को तो आराम से कर लेंगे। और 85 टेस्ट में पूरा का पूरा सिलेबस टू द पॉइंट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखे हैं। ये पेपर हमारे ऑनलाइन मोड पे भी है और पीडीएफ का ऑप्शन भी है, उसमें प्रिंट लेकर के भी टेस्ट दे सकते हो। तो ये उनके लिए बेस्ट है तैयारी करने के लिए, ठीक है। बाकी इसकी प्रिपरेशन को लेकर के भूगोल वाले विद्यार्थियों के लिए मैं अलग से सेशन ले लूँगा और फर्स्ट पेपर सभी के लिए ले लूँगा कि कैसे आप इसको तैयार कर सकते हो। आने वाले 2-4 दिनों में ले लेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अब इसमें पूछ रहे थे सर नेगेटिव कितनी है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है जो सब में होती है। और इसमें न्यूनतम जो कैंडिडेट को मार्क्स लाने हैं ईच पेपर में, प्रत्येक पेपर में 36 और जो एग्रीगेट एवरेज 40%, यानी 2 पेपर होंगे तो दोनों में 36% से तो पास होना ही है, और उसके साथ में दोनों का मिला करके 40% पास है, तभी आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इसमें एससी और एसटी को 5% की छूट दे रखी है, यानी वो यहाँ तो कितने में 31 में और ओवरऑल कितने में 36 में पास हो जाएंगे, क्योंकि 5% की उन्होंने छूट दे रखी है, तो 35 में हो जाएंगे वो पास, 36 में नहीं 35 में। और यहाँ 36 दे रखा है, 5 कर दो तो 31, दोनों पेपरों में 31 और एवरेज 35 लाना है एससी एसटी को, और बाकी सबको 36 दोनों पेपरों में, और एग्रीगेट 40 नंबर लाने, नेगेटिव 1/3 रहेगी, ठीक है ना। ये आपका पेपर पैटर्न और उसको पासिंग का शेड्यूल और माइनस मार्किंग का इसमें उन्होंने अच्छे से बता रखा है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। एडवर्टाइजमेंट को एक बार और देख लेना, वैसे मोटा मोटा मैं सारा बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके पाठ्यक्रम की, तो वही पाठ्यक्रम रखा है
जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला बता रहा था ना फर्स्ट पेपर का मैंने, और अगर सब्जेक्ट की बात करें हम भूगोल की, ठीक है, तो भूगोल में भी वही 19 की 19 यूनिट रख रखी है जो इसमें उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में रखी थी। ठीक है, पूरा का पूरा सेम टू सेम सिलेबस है। तो स्टूडेंट जो इसकी तैयारी करना चाहता है ना, वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आराम से उसका भला हो जाएगा। ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नोट्सों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बुक्स पढ़ो और टेस्ट पेपर निकालो ताकि मूल्यांकन भी होता रहेगा आपका। ठीक है, और इसके पेपर पैटर्न में अगर हम और बात करें तो देखो, इसमें पेपर में आपके ABCD 3 ऑप्शन आएंगे, और जो सही होगा ABCD में से कोई भरना है, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। इसमें 5वां गोला भी भरना है आपको, E वाला। अगर 5वां गोला अगर आप कहाँ तक 10% तक सवालों में नहीं बढ़ते हो तो 1/3 कटा जाएगा। अगर 10 से ज़्यादा प्रतिशत अगर आप खाली छोड़ देते हो तो फिर आपको 5वां गोले के आधार पर अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इसका मतलब 10% तक तो छूट है। अगर 10% क्वेश्चनों में अगर आप गोला नहीं बढ़ते हो ना, तब तक तो छूट है। वो 1/3 माइनस करके कि आपकी कॉपी चेक कर लेंगे। अगर 10% से आप ज़्यादा अगर गोले नहीं बढ़ते हो, ई नहीं बढ़ते हो, क्योंकि हम अटेंड करते हैं उनमें भर देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा रूल आ गया कि 5वां विकल्प भरना आपको ओमार में, तो 10% तक की छूट है, 1/3 माइनस मार्किंग ही होगी। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा रहता तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप सीधे सीधे अयोग्य माने जाओगे इसमें। ठीक है ना, तो ये बात थी जो आपको मेन बतानी थी, साथ साथ में इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारी बातें थी और जिस पर हमारे को ज़्यादा डिस्कस करना था वो हमने कर लिया है। अब स्टूडेंट कह रहे थे सर फॉर्म फिल करें या नहीं करें, तो देखो जिनका नेट है, PhD है और B.Ed नहीं है ना, वो बच्चे सारे के सारे इसका फॉर्म फिल कर दो। और ऐसे बच्चे जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और अभी उनका नंबर नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ मार्क्स कम है, लेकिन नेट क्लियर है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि अच्छा मौका है। क्योंकि कम से कम ये आपको कितनी सिक्योरिटी दे रहा है, 5 वर्ष तो वैसे प्लस 3 साल, 8 साल तक अगर आपके पास में अगर एक छोटा मोटा जॉब हो, अगर वो हाथ लग जाता है, ठीक है, एक बार इतना ही मानो अपने, ठीक है, अरे इतना नहीं मानो तो इतना मान लो, एक बार 5 साल तक की मिलता है, चलो नहीं बढ़ाया, अगर 5 साल तक भी आपको सिक्योरिटी मिलती है तो आप रेगुलर वैकेंसीज की तैयारी करो ना। यहाँ पर तो क्या काम रहेगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासें ले लो आप बस, और छोटा मोटा कोई काम होता है वो कर लो और बाकी का अपना पढ़ता रहो। लेकिन जब जॉब होगी तो एक स्ट्रेस तो नहीं होगा ना कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिनकी GRF नहीं हो रखी उन विद्यार्थियों के लिए तो बेस्ट है, जिनका GRF हो रखा है वो अपना PhD करते रहो, स्कॉलरशिप लेते रहो और आराम से अपनी तैयारी करते रहो अदर एग्जाम्स की। स्कूल लेक्चरर में मैंने बता ही दिया है, वो कर सकते हैं। और जिनका कहीं नहीं हो रखा, अभी गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल में काम कर रहे हैं जो भाई लोग हैं, जो सहपाठी है, तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा है कि भाई फॉर्म अप्लाई कर दो, आराम से कंटिन्यू सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो ही आप, और आराम से इसमें आप लग जाओगे तो कम से कम 5-7 साल, ऐसे तो वो हर साल भरवाते हैं फॉर्म, ऐसे कम से कम 5 साल तक तो निजात मिलेगा। उसके बाद में देखो आगे का कोई भरोसा भी नहीं है कि रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि सरकारें आती है बदलती रहती है, नियम आते रहते हैं बदलते रहते हैं। तो कई बार ये हो जाता है कि अगर इनको फिक्स में पहले शुरू में जैसे 28,850 रुपये में वो पढ़वा रहे हैं, फिर इसको बढ़ा करके और एक नियम के अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल भी 5 साल की जगह 10 साल 15 साल कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं, ऐसी पॉलिसी भी आ सकती है। तो चूकना मत, मेरा कहने का मतलब यही है कि फॉर्म भरो, पढ़ाई करो, सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आगे भी आपका ये काम आता रहेगा। मेन बातें जो बतानी थी वो बिल्कुल बता दी है। और जो हमारे परिवार से जुड़ना चाहता है, स्वाध्याय भूगोल परिवार से जुड़ना चाहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा जहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं, और टीम के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आराम से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपकी जिज्ञासाएँ हैं उनको शांत कर सकते हो। अपने सवाल है वो कॉल करके, मैसेज करके या डिस्कस करके, या इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में लिख करके हमारे से डिस्कस करके और समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है ना, जो बातें बतानी थी मैंने पूरी बता दी है, लेकिन फिर भी लगे कि सर ने ये चीज़ छोड़ दी है और ये चीज़ नहीं बताई है, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर लेना, हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बस एक ही बात कहूँगा, फॉर्म भर दो। और स्कूल लेक्चरर वाले जैसे 3 और 4 तारीख को एग्ज़ाम देने के बाद में फ्री हो ही जाएंगे, तो वो वाले बच्चे भी फॉर्म भर दो अक्टूबर में, क्योंकि अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई नहीं है। तो एक बार पता नहीं वहाँ लग जाओ तो कम से कम थोड़ा रिलैक्स तो मिले आपको। ठीक है ना, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें
और इसकी जो फॉर्म भरने की जो अवधि है ना, वो 5 मई से शुरू हुई थी, ठीक है, और इसमें शायद 3 जून तक भरे जाएंगी। तो फॉर्म इस अवधि के दौरान ज़रूर भर देना, और जो भी समस्याएं हैं वो बता दिए। फॉर्म भरने में जो समस्याएं आ रही थी उसका फॉर्म भरने का एक वीडियो अलग से बना रखा है, वहाँ पर आप विजिट करके वो वीडियो देख करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो उसके माध्यम से। बाकी का फिर भी रहते हैं तो कांटेक्ट करके और हमारे से इसमें डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। लेकिन एक बार पुनः कहता हूँ, फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, नियम बदल जाते हैं। हो सकता है इस एडवर्टाइजमेंट को री एडवर्टाइजमेंट करके और इसमें नियमावली में कुछ प्रेस नोट जारी करके संशोधन कर दे, और 5 साल की जगह 10 साल कर दे कार्यकाल, कुछ भी हो सकता है। तो फिर फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो बाद में क्या रहेगा हमारे पास में, फिर बैठे कहेंगे खास फॉर्म लगा देते। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, जनरल वालों के 600 और ओबीसी वालों SC ST वालों के 400 रुपये लग रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म जरूर लगा देना। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि बाद में अपने को फंसाना ना पड़े। फॉर्म लगा देना, और जितनी तैयारी होती है उतनी तैयारी करना। इस पर ज्योग्राफी विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम भी चलाएंगे, तैयारी भी करवाएंगे उनके लिए स्पेशली सेशन ले लेंगे। लेकिन आज जो इसमें राजशेष के द्वारा जो टीचिंग एसोसिएट की जो भर्ती आई थी, उस पर जो संपूर्ण जानकारी देनी थी, उसके लिए अपना सेशन था, ऑलमोस्ट दे दी आपको। अच्छी तैयारी करो, शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।